सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम KPIT टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी से रिलेटेड एक हमें न्यूज़ आती हुई दिख रही है। अब जो न्यूज़ है वो देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। देखो, पिछले कुछ टाइम से मैं मार्केट में ज़्यादा अपडेटेड हूँ नहीं और रेगुलर वीडियोस भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था। इस वजह से थोड़ी सी न्यूज़ आपको देने में डिले ज़रूर हो रहा है, बट अल्टीमेटली डिले मैटर नहीं करता। न्यूज़ मैटर करती है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैटर करती है। अब इस कंपनी से रिलेटेड एग्जैक्ट न्यूज़ है क्या भाई? तो देखो, बीच में KPIT टेक्नोलॉजी जो है वो आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था एक्विजिशंस। देखो, यहाँ पर मेंशन है कि 6 मई 2025 को इस कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया था अपने शेयर होल्डर को। इन्फॉर्मेशन था एक्विजिशन से रिलेटेड, जो कि केयरसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, उसके एक्विजिशन का प्लान ये कंपनी कर रही थी। अब ये एक्विजिशंस अगर ये कंपनी करती है तो उस टाइम इसका जो वैल्यू बन रहा था वो लगभग $191 मिलियन का था। ठीक है। अब केयरसॉफ्ट कंपनी के एक्विजिशंस के बाद इसकी जो जितनी भी सब्सिडरी है, सभी सब्सिडरी का नाम आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा, वो सारा KPIT टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता। अब ये एक्विजिशंस को लेकर अपडेट फिलहाल यहाँ पर ये है कि वापस से ये जो कंपनीज हैं लाइक KPIT टेक्नोलॉजी और केयरसॉफ्ट, इन दोनों के बीच में वंस अगेन हमें रीनेगोशिएट वाली चीज़ें देखने को मिली, जिसके बाद अमाउंट फाइनलाइज हो चुका है। और अमाउंट फाइनलाइज ये हुआ है कि $157 मिलियन में अब एक्विजिशंस देखने को मिलेगा। यानी कि KPIT टेक्नोलॉजी $157 मिलियन केयरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगी और उसके बदले KPIT टेक्नोलॉजी इसको कम्प्लीटली एक्वायर कर लेगी। अब देखो दोस्तों, ये जो नंबर है 157 मिलियन का, $157 मिलियन का, ये 1 और 2 किस्त में हमें देखने को मिलेगा और 4 साल के पीरियड में देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्विजिशंस है वो कंपनी कर क्यों रही है। तो देखो, केयरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, इंजीनियरिंग का काम करती है, डिज़ाइनिंग का काम करती है। किसके लिए? ट्रक्स एंड बसेस के लिए, यानी कि बोल सकते हैं जो ऑफ हाईवे व्हीकल्स होते हैं उसके लिए। और KPIT टेक्नोलॉजी की जब हम बिजनेस को देखते हैं तो इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो पैसेंजर व्हीकल्स वाले सेगमेंट से आता है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स नहीं बनाती है। जो कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है उसको सर्विसेज कंपनी देती है। टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% कंपनी को इसी सेगमेंट से मिलता है। उसके अलावा जो कंपनी कमर्शियल बसेस या फिर कमर्शियल ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको भी कंपनी सर्विसेज देती है, बट टोटल रेवेन्यू का उसका 23% ही कंपनी वहाँ से जनरेट करती है। तो काफ़ी सारी कंपनी क्या करती है कि जो कंपनी का मेन सेगमेंट है उसी पे कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। बट अभी के टाइम पे क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है। कंपनीज जो है वो एक्सपेंस अपना कम करने की कोशिश कर रही है, ना कि बढ़ाने की। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि कंपनी पूरी तरह से एक सेगमेंट पर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकती। कंपनी को डाइवर्सिफाइड अपने पोर्टफोलियो को तो करना चाहिए। तो इसी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि इस सेगमेंट से रेवेन्यू सोर्स कंपनी को जितना मिला करता था वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा बढ़ सके। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप KPIT टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों, इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में एनएसडीएल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लिस्टिंग के बाद के जो परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिली थी वो नो डाउट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी और उस टाइम भी लगातार इन्वेस्टर्स के नज़र में ये कंपनी थी। बट वंस अगेन ये कंपनी इन्वेस्टर्स के नज़र में है बट पहले के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है। अगर पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी का तो गिरावट कितना लगभग 18% तक इस कंपनी में आपको विटनेस करने को मिलेगा। और लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिली थी वो 62% तक देखने को मिली थी। तो जब कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा अगर तेज़ी दिखाते तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग बड़ा भी होगा अगर वो कंपनी में कोई नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। तो इस कंपनी में कोई मैसिव नेगेटिव चीज़ तो देखने को नहीं मिला था बट Q1 के जो नंबर्स थे वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे जितने इंप्रेसिव की एक्सपेक्टेशंस थी और इस वजह से एक मौका मिला जिस वजह से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 18% की ड्रॉप हमें एनएसडीएल में देखने को मिली। अब देखो दोस्तों एनएसडीएल जो है उसके काफ़ी सारे प्रॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे कॉन्स भी देखने को मिलेंगे। अगर प्रॉस की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं नो डाउट। कंपनी का जो डेट है उसको कंपनी ने ना के बराबर रखा है यानी कि डेट फ्री हम इस कंपनी को बोल सकते हैं। अगर इसके नंबर्स में ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 3 साल में और 1 साल में ग्रोथ देखोगे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में तो कंपनी ने अच्छा दिखाया है। और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है यानी कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक कंपनी का बिजनेस चलेगा। और जिस मार्केट में कंपनी काम करती है वो मार्केट में एक सेगमेंट है डिपॉजिटरी का और डिपॉजिटरी में ये कंपनी डुओपोली ओन करती है। ठीक है, यानी कि डिपॉजिटरी में सिर्फ 2 कंपनी है, एक सीडीएसएल है और एक एनएसडीएल है। तो डुओपोली वाले सेगमेंट्स में भी कंपनी है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी बिजनेस में भी कंपनी काम करती है तो अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो प्रोस तो कंपनी का सही है। बट उसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉन्स की तो कॉन्स सबसे बड़ा कंपनी का यही है कि कंपनी फिलहाल थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे दिख रही है। अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो वो अभी करीब लगभग 65-66 के पी पे दिख रही है। एनएसडीएल 71-72 के पी पे आपको देखने को मिल रही थी। अब सीडीएसएल जो है डिपॉजिटरी वाले सेगमेंट में मार्केट की लीडर है, एनएसडीएल उससे कम मार्केट शेयर ले रखी है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा भी फ़र्क अगर रहा तो फ़र्क है, ये चीज़ मार्केट में हाईलाइट ज़रूर होगा। और थोड़ा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बोल सकते कि 20-30 पॉइंट का फ़र्क है, मात्र 6-7 पॉइंट का ही फ़र्क है। बट यहाँ पर 6-7 पॉइंट जो है वो मैटर करता है जब मार्केट अच्छा टाइम पे नहीं है। मार्केट में जब बेयर वाली सिनेरियोज देखने को मिल रही है तब ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। यही बुल मार्केट होता तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चीज़ों को हाईलाइट और चीज़ों को ओवरशैडो किया जाता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है BEML। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था जिसके आउटकम्स में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल दिया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज का EGM है यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। पिछले बार EGM में बोनस की न्यूज़ देखने को मिला था और इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है कि EGM में हमें IPO से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिलेगी और जियो का IPO लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है और उसके बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं 5% स्टेक अपना डायलूट करेगी। बट यहाँ पर पंगा ये है कि सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी कंपनी जब लिस्टेड रहती है तो 25% आपको डायलूट करना पड़ता है। बट रिलायंस इंडस्ट्री 25% नहीं 5% चाह रही है क्योंकि उनको लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियोज के हिसाब से पब्लिक को अगर 25% दे तो इनके IPO जो है वो अंडर सब्सक्राइब होंगे, क्योंकि 52,000 करोड़ का नंबर है, कोई छोटा नंबर तो है नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। तो अंडर सब्सक्राइब होंगे तो वैल्यूएशन इसमें टूट सकता है और वैल्यूएशन अगर टूटता है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इससे प्रॉब्लम होगा, इनको इससे लॉसेस ही होगा। तो इस वजह से सेबी और रिलायंस के बीच में बातें आपको चलती हुई दिखेंगी। बातें अगर फाइनलाइज हो गई तो हो सकता है कि अगले साल हमें IPO की न्यूज़ देखने को मिल जाए और EGM में भी IPO से रिलेटेड कुछ खबर सुनने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इनके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें FIs और DIs की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में FIs इस कंपनी के 19.07% स्टेक ऑन करती थी, स्लाइटली उनकी स्टेक बढ़कर 19.21% हो चुके हैं और DIs के स्टेक भी स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिखे हैं।
और पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक पब्लिक की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज होती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा पंगा ये है कि इनका जो मेन सेगमेंट है O2C, वो कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है रेवेन्यू की ग्रोथ में, और उस वजह से पिछले 1 साल में अगर इनके नंबर्स देखोगे तो सिंगल डिजिट में आती हुई दिख रही है, और प्रॉफिट का भी ग्रोथ रेट जो है सिंगल डिजिट में है, जो कि पिछले 3 साल और 5 साल में देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस चीज़ को रिलायंस इंडस्ट्री सुधारने की कोशिश कर सकती है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड अच्छी और बुरी दोनों देखने को मिलती है, बट सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, तो मैक्सिमम चीज़ें कंपनी से रिलेटेड अच्छी ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पे मैंने आपको बताई है। इस चीज़ को रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।